मेरा नाम नंदिनी है। मेरी ऊंचाई 5 फीट 2 इंच है और मैं 27 साल की हूँ। सब कहते हैं कि मैं बहुत ही खूबसूरत और आकर्षक हूँ। मेरा चेहरा ऐसा है जैसे कमल का फूल खिला हो और मेरी आंखों में मस्ती भरी है। मेरे गाल गोल मटोल और भरे भरे हैं और मेरे होंठ शहतूत की तरह रसीले हैं। यह उस समय की बात है जब मैं लगभग 16 साल की थी और हमारी 10वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाएं सिर पर थीं। मैं कोई बहुत ज्यादा कमजोर छात्रा तो नहीं थी, लेकिन न ही बहुत मेधावी। मुझे परीक्षा की तैयारी के लिए किसी के मार्गदर्शन की जरूरत थी। मेरी मामी का बेटा विराट उससे पहले ही 10वीं कक्षा पास कर चुका था और वह हमारे घर से ज्यादा दूर नहीं रहता था। मैंने अपनी माँ जी से कहा कि वह विराट से बात करें कि वह मुझे कुछ देर पढ़ा दिया करें। इस तरह मुझे ट्यूशन के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा, आने जाने की परेशानी भी नहीं होगी और समय भी बर्बाद नहीं होगा। माँ जी ने उसी दिन विराट से बात की और मुझे बताया कि वह शाम 7 बजे से 9 बजे तक मुझे पढ़ाने आया करेगा। उस दिन मैंने जल्दी जल्दी अपने सारे काम निपटाए और अपनी किताबें लेकर पूजा घर से सटे ड्राइंग रूम में पढ़ने बैठ गई। लगभग 7:30 बजे होंगे जब विराट हमारे घर आए। विराट की उम्र उस समय 25 साल के करीब थी और वह काफी सुंदर और आकर्षक व्यक्तित्व के मालिक थे। उनका कद 6 फीट के करीब था, जबकि शरीर मजबूत और सुगठित था। क्लीन शेव के साथ उनका गेहुआ रंग बेहद मोहक था। औपचारिक नमस्ते के बाद वह मुझसे मुखातिब हुए। अच्छा, तो मेरी शिष्या पढ़ाई के लिए तैयार है? मैंने भी सिर हिलाते हुए कहा, जी। वेरी गुड। ये बताओ किस विषय में खुद को ज्यादा कमजोर समझती हो? विराट ने मेरी किताब उठाकर उसके पन्ने पलटते हुए किताब पर ही नजरें जमाए मुझसे दूसरा सवाल पूछा। तो मैंने उन्हें बताया कि मैं गणित, मैथमेटिक्स और अंग्रेजी इंग्लिश में कमजोर हूँ। मैं थोड़ा सिमट कर बैठी हुई थी और बात करते हुए भी थोड़ी झिझक रही थी। विराट ने किताब मेज पर रखते हुए मेरी ओर देखा और बोले, अगर इसी तरह तुम घबराई और झिझकती रहोगी तो मुझे नहीं लगता कि मैं जो कुछ भी तुम्हें पढ़ाऊंगा वह तुम्हें याद हो सकेगा। लिहाजा डरने और झिझकने की जरूरत नहीं। हम बड़े दोस्ताना माहौल में पढ़ाई करेंगे और जो कुछ भी पढ़ेंगे उसे याद भी रखेंगे। जी बेहतर। मैंने खुद को थोड़ा शांत जाहिर करने की कोशिश करते हुए कहा। उस दिन पढ़ाई तो कोई खास नहीं हुई, अलबत्ता विराट ने अपनी बातों और चुटकुलेबाजी की मदद से मेरी झिझक दूर कर दी। मैं अब काफी शांत भी थी। यही वजह थी कि मैं विराट के चुटकुलों का जवाब भी चुटकुलों की सूरत ही दे रही थी। मेरा चंचल स्वभाव जागृत हो चुका था। विराट ने थोड़ी सी गणित की एक्सरसाइज कराई और अंग्रेजी से शुरू करने का कहकर घर जाने के लिए उठे। माँ जी ने उन्हें रोक लिया कि चाय तो पीते जाए। विराट भी चाय के लिए बैठ गए। चाय और थोड़ी गपशप के बाद विराट कल शाम 7 बजे आने का कहकर घर चले गए। लगभग 2 हफ्ते तक मामलात ऐसे ही चलते रहे। वह समय के खासे पाबंद थे, समय पर आते और अपना काम समय पर खत्म करके चले जाते। उनकी शख्सियत आकर्षक तो थी ही, उनके पढ़ाने और समझाने का अंदाज भी खूब था। यही वजह थी कि मैं विराट की दीवानी हो चुकी थी और उनसे काफी बेझिझक भी हो चुकी थी। उस दिन विराट मुझे गणित की एक्सरसाइज करा रहे थे जब माँ जी चाय ले आईं। उन्होंने चाय मेज पर रखी और बोली कि चाय पहले पी लेना। यह कहकर वह वापस रसोई घर में चली गईं। एक्सरसाइज खत्म हुई तो मैंने चाय की प्याली उठाकर विराट को देना चाहा, तो पता नहीं क्या हुआ कि मेरा हाथ कांप गया और सारी की सारी चाय विराट के ऊपर गिर गई, जिससे उनकी पैंट और शर्ट भीग गई। मेरे तो होश उड़ गए। मैं दौड़ती हुई गई और तौलिया उठा लाई। मैं बार बार विराट को माफ कीजिए बोल रही थी और साथ ही साथ उनकी शर्ट को तौलिए से पोंछकर सुखाने की कोशिश कर रही थी। विराट मुस्कुराए और बोले, चाय से तो नहीं जला, लेकिन अब तुम जरूर जला डालोगी। मैं उनके इस वाक्य को बिल्कुल भी नहीं समझी और उसी तरह तौलिए से उनकी शर्ट को सुखाने में लगी रही। मैं शायद कुछ देर और इसी तरह तौलिए से उन्हें सुखाने में लगी रहती, पर विराट ने मुझे रोक दिया और मुझे दोनों कंधों से उठाकर खड़ा करते हुए बोले, बस करो नंदिनी। घर में मुझे सब इसी नाम से पुकारते थे। एवरीथिंग इज फाइन। तुम बेवजह परेशान हो रही हो। लेकिन मैं खुद में बहुत शर्मिंदा थी। इसीलिए जब मैंने उन्हें इस तरह से सहानुभूति दिखाते देखा तो मेरी आंखों से आंसू निकल आए। उन्होंने जब मुझे रोते देखा तो अपनी बाहों में भरकर मुझे सीने से लगा लिया और माथे पर चुंबन देते हुए बोले, अरे पगली, रोती क्यों हो? तुमने जानबूझकर चाय थोड़ी गिराई है, यह तो संयोग से हुआ। उनके ढांढस बंधाने पर मुझे हिम्मत हुई और मैंने आंसू पोंछते हुए कहा, जानती हूँ कि हादसा हुआ, लेकिन हादसे भी तो किसी न किसी गलती का ही नतीजा होते हैं और इस हादसे की गलती की मैं ही जिम्मेदार हूँ। विराट भी शायद माहौल को खुशनुमा बनाना चाहते थे, इसलिए बोले, नंदिनी, मैं तुम्हें इजाजत देता हूँ कि तुम ऐसे हादसे रोज किया करो। वह हंस रहे थे और उनकी यह गंभीर हंसी मेरी समझ से बाहर थी। मैं भी उन्हें हंसते देखकर मुस्कुरा दी। विराट ने कहा, चलो वापस वहीं से शुरू करते हैं जहां पर हादसा हुआ था। यह कहते हुए उन्होंने मुझे अपनी बाहों के घेरे से आजाद कर दिया। मैंने वापस अपनी कुर्सी पर बैठकर किताब खोलना चाहा तो विराट ने कहा, आज का काम खत्म समझते हैं, मैं चलता हूँ क्योंकि इस हालत में मैं तुम्हें कुछ नहीं पढ़ा पाऊंगा। विराट अपनी किस हालत के बारे में कह रहे थे मुझे कुछ पता न चला। मैं तो उस दिन जब बिस्तर पर थी तो यह घटना बार बार मेरे दिमाग में घूम रही थी और यह सब उस समय तो मेरे लिए बेमानी थे, लेकिन अब इन घटनाओं को सोचना अच्छा लग रहा था और मुझे पता ही न चला कि कब नींद आ गई और मैं नींद की गहरी घाटी में गोते खाने लगी। उस रात मैंने बार बार सपने में विराट को देखा। कभी हम किसी पवित्र नदी के किनारे बैठे बातें कर रहे होते, कभी किसी उद्यान पार्क के कोने में किसी बेंच पर बैठे कुछ रहस्यमयी बातें कर रहे होते,
कभी पहाड़ों, जंगलों और रेगिस्तानों में तो कभी उछलती कूदती समुद्र की लहरों से खेल रहे होते। कर्ज उस रात मैंने और विराट ने मिलकर पूरी दुनिया की सैर की। मैं उस दिन बहुत गहरी नींद सोई। सुबह उठी तो मेरे सपने का हर एक दृश्य मेरे मन में अंकित था। मैं बिस्तर से उठना ही नहीं चाह रही थी। मैं सपनों की दुनिया से निकलना ही नहीं चाह रही थी। मुझे मालूम नहीं कि ऐसा क्यों था, पर जो भी था बहुत सुखद था। दूसरी शाम जब विराट हमारे घर पहुंचे तो मैं उसी वक्त नहाकर निकली थी। मेरे बाल गीले थे और उनसे अभी तक पानी टपक रहा था। विराट की बार बार उठती हुई नजर को मैं बखूबी महसूस कर सकती थी। मैं तो विराट को सपनों में बसा चुकी थी, लेकिन यहाँ लगता था कि विराट के मन में भी कोई बात चल रही है। पढ़ाई के दौरान आज मेरे दिल में अजीब अजीब ख्याल आ रहे थे। मैं नहीं जानती थी कि प्यार क्या है, लेकिन इतना जरूर था कि विराट के ख्याल मुझे मुग्ध कर रहे थे। जिंदगी में मुझे ऐसी भावनाएं पहले कभी नहीं हुई थी। यूं ही जब विराट मुझे गणित के एक सवाल की एक्सरसाइज करा रहे थे तो मैं उनके साथ बहुत करीब हो गई थी। मैंने ऐसा कोई इरादा नहीं किया था, बल्कि ऐसा होना संयोगवश था। आखिर 9 बजे और विराट घर जाने के लिए उठे तो मैं भी किताबें समेट कर उठी तो उन्होंने करीब से गुजरते हुए बड़ी आहिस्तगी से कहा, नंदिनी तुम बहुत सुंदर लग रही थी। मैंने चौंक कर उनकी तरफ देखा तो इस दौरान वह मुझसे दूर हो चुके थे। उनके शब्द सारी रात मेरे कानों में गूंजते रहे। शायद महिलाओं के बारे में सच कहा जाता है कि वह बहुत आत्ममुग्ध होती हैं, इसीलिए उनकी तारीफ की जाए तो फूली नहीं समाती। अगले दिन भी विराट समय पर ही आ गए। अभी हमने पढ़ाई शुरू ही की थी कि बिजली चली गई। मैं उठी कि दीपक मोमबत्ती जलाकर ले आऊं, तो विराट ने मेरा हाथ पकड़ लिया और बोले, हमने कौन सा मोतियों से माला पिरोनी है, ऐसे ही बैठ के बातें करते हैं, थोड़ी ही देर में बिजली तो आ ही जाएगी। तो मैं भी उधर ही बैठ गई और हम इधर उधर की बातें करने लगे। विराट ने मेरा हाथ ऐसे ही पकड़े रखा था, लेकिन मुझे अजीब लग रहा था। अगरचे विराट की मोहब्बत मुझ पर हावी हो चुकी थी और उनकी प्रभावशाली शख्सियत ने मुझ पर जादू सा कर दिया था, लेकिन मैं तुरंत ये उम्मीद नहीं कर रही थी। कमरे में चूंकि अंधेरा था और हम एक दूसरे के चेहरों के हाव भाव नहीं देख पा रहे थे। सच कहूं तो मुझे उनके हाथ अपने हाथ पर बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन कोई अंदरूनी डर था जो रोक रहा था। लेकिन अगर विराट की जगह कोई भी और होता तो मैं यकीन से कह सकती हूँ कि मैं उसका हाथ नोच लेती, लेकिन विराट के लिए तो मैं पहले से ही सब कुछ हारी हुई थी। फिर भी मैं ये सब कुछ नहीं चाह रही थी जो हो रहा था। मुझे अजीब लगने लगा था, इसीलिए मैंने उनके हाथ को छोड़ा और शौचालय टॉयलेट जाने के बहाने वहां से उठ गई। लेकिन मैं जैसे ही उठकर कदम बढ़ाने वाली थी, पता नहीं मुझे क्या हुआ, मैं डगमगा गई। उसी लम्हे विराट ने हाथ बढ़ाकर मुझे सहारा दिया तो मैं गिरने से बच गई। मैं बहुत घबरा गई थी। शायद मैं जल्दी से शौचालय की तरफ भागी। मुझे कोई जरूरत तो नहीं थी, अलबत्ता ठंडे पानी से मुंह पर छींटे मारे तो गर्मी का एहसास कुछ कम हुआ। मैं अभी शौचालय में ही थी कि बिजली आ गई। मैं वापस ड्राइंग रूम में आई तो विराट वहां मौजूद नहीं थे। मुझे परेशानी हुई कि ऐसा क्या कि बिना बताए ही चले गए। उसी वक्त माँ जी ड्राइंग रूम में आई तो उन्होंने बताया कि विराट कह रहा था कि उसके सर में दर्द हो रहा है और बिजली भी नहीं है, इसलिए वह घर जा रहा है। मैंने भी किताबें समेटी और अपने शयन कक्ष बेडरूम में चली आई। मेरी सोच का केंद्र बस विराट ही थे। उस रात भी मैं उन्हीं सोचों में डूबी सो गई। सुबह उठी तो विराट की ही याद में सारा दिन खोई रही। शाम होने से पहले ही मैं शाम का बेसब्री से इंतजार करने लगी। मैं चाहती थी कि विराट आज कैसे व्यवहार करते हैं, लेकिन समय होने के बावजूद वह नहीं आए। मैं इंतजार करती रही, लेकिन मेरा इंतजार बस इंतजार ही रहा। वह 8 बजे तक नहीं आए तो मैंने माँ जी से कहा कि खैर वह विराट पता नहीं आज क्यों नहीं आए। माँ जी ने कहा कोई और काम आ गया होगा इसलिए नहीं आ सका होगा। मैंने कहा नहीं माँ जी, कल जब वह गए थे तो उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, क्या पता वह अभी तक ठीक न हुए हों। अब मासी जी मामी को फोन करके उनका पता तो करवाएं। माँ जी को भी जैसे कुछ याद आया तो उन्होंने मासी जी को फोन लगाया। तब मासी जी ने बताया कि विराट तो कल से सख्त बुखार में तप रहा है। मुझे मालूम हुआ तो सख्त बेचैनी हुई। दिल चाहा कि अभी जाऊं और उसका बुखार खुद पर ले लूं, लेकिन मैं उस वक्त क्या कर सकती थी। सुबह मैं माँ जी को साथ लेकर उनका पता लेने मासी जी के घर गई तो देखा विराट वाकई बुखार की वजह से बिस्तर में पड़े थे। थोड़ी सी औपचारिक बातचीत के बाद मैं उधर ही बैठ गई। मासी जी और माँ जी भी साथ बैठी अपनी बातों में मसरूफ हो गईं। विराट ने एक बार हमारी तरफ देखा, फिर उन्होंने अपनी आंखें मूंद लीं। हम मासी जी और माँ जी की मौजूदगी में कोई बात नहीं कर सकते थे, इसीलिए हम खामोश बैठे थे जबकि मासी जी और माँ जी बातें कर रहे थे। बातों बातों में मासी जी ने बताया कि उनकी सहेली की बेटी की विवाह शादी थी जहाँ उनका जाना बहुत जरूरी था, लेकिन वह नहीं जा सकती थी। माँ जी पूछ रही थी क्यों नहीं जा सकती हो, तो मासी जी बोली जिसके साथ जाना था वह तो बिस्तर पर पड़ा है और आपके भाई साहब मामू जी भी ऑफिस से छुट्टी नहीं ले सकते कि उनके साथ चली जाती। माँ जी चूंकि मासी जी की सहेली को जानती थी और उन्हें पता था कि वह किधर रहती हैं, इसलिए मासी जी से बोली तुम्हारी सहेली कौन सा दूसरे शहर में रहती है, टैक्सी पकड़ो और 2-3 घंटे में वापस आ जाओगी। मैंने यह सुना तो मेरे दिमाग में एक विचार आया कि अगर माँ जी और मासी जी विवाह पर चली जाएं तो मुझे विराट से अकेले मिलने का मौका मिल जाएगा। यही सोचकर मैंने भी माँ जी की तायद में कहा मासी जी अगर आपकी सहेली इसी शहर में रहती है तो तब आप जरूर जाएं, विराट की फिक्र न करें, 2-3 घंटों तक हम उनकी देखभाल तैमूरदारी कर लेंगे। मासी जी और माँ जी दोनों को मैंने विवाह में जाने पर राजी कर लिया, अगरचे माँ जी जाना नहीं चाहती थीं। उन दोनों के जाने के बाद मैं और विराट अब घर में अकेले थे।
कोई 15 मिनट तक हम में कोई बात ना हुई। विराट वैसे ही आंखें मूंदे लेटे रहे। शायद वह मेरा इंतजार कर रहे थे कि मैं कोई बात शुरू करूंगी, लेकिन मैं असमंजस में रही कि बात शुरू कैसे करूं और कौन सी बात करूं। एकांत और खामोशी माहौल पर अजीब शांत थी। विराट ने मेरी तरफ करवट लेकर आंखें खोल दी और बोले, नंदिनी, तुमने मुझे जला डाला। उनकी आवाज मेरी कानों से टकराई। उनकी नजरें मेरे चेहरे पर गड़ी थीं। तुम शायद समझ रही होगी कि मैं बुखार से तप रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। ये आग जिसमें मैं जल रहा हूँ तुम्हारे ही प्यार ने लगाई है। देखो, जल रहा हूँ ना मैं। यह कहते हुए उन्होंने मेरा हाथ अपने माथे पर लगा दिया। उनका माथा सच में अंगारे की तरह था। जी जी विराट, मेरे मुंह से बस इतना ही निकल पाया। विराट दीवानों की तरह मेरे हाथ को अपने चेहरे पर रख रहे थे, जैसे वह इस तरह सुकून पा रहे हों। सुकून तो मुझे भी हासिल हो रहा था, मोहब्बत तो मुझे भी हो गई थी। नए मोड़ और घटनाएं। अभी हम दोनों ही उस पल में खोए हुए थे जब दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। हमारा ध्यान भंग हुआ और हम एक दूसरे से दूर हट गए। विराट ने हल्की सी आवाज में पूछा, कौन है? नंदिनी, बेटा, मैं हूँ। माँ जी ने कुछ दवाइयाँ भेजी हैं विराट के लिए। बाहर से आवाज आई। ये हमारी पड़ोसी सुमित्रा आंटी थी, जो अक्सर हमारे घर आया करती थी। जी आंटी, मैं अभी आती हूँ। मैंने जल्दी से दरवाजा खोला और दवाइयाँ ले ली। सुमित्रा आंटी ने विराट की तरफ देखा और चिंतित होकर पूछा, अरे विराट बेटा, कैसा है बुखार अब? माँ जी ने बताया कि बहुत तेज है। विराट ने मुस्कुराते हुए कहा, जी आंटी, पहले से बेहतर है। सुमित्रा आंटी थोड़ी देर बैठी, कुछ घरेलू बातें की और फिर चली गईं। उनके जाने के बाद हम दोनों फिर से उस खामोशी में डूब गए, लेकिन अब वो पहले जैसी सहजता नहीं थी। उस अचानक दखल ने माहौल बदल दिया था। विराट ने धीरे से कहा, नंदिनी, मुझे लगता है अब मुझे आराम करना चाहिए। तुम भी जाकर पढ़ाई करो। मुझे थोड़ा अजीब लगा, लेकिन मैं समझ गई। मैंने अपनी किताबें उठाई और वापस अपने कमरे में आ गई। उस दिन रात भर मैं सुमित्रा आंटी के आने और विराट के व्यवहार में आए बदलाव के बारे में सोचती रही। क्या उन्होंने कुछ भांप लिया था? क्या विराट को डर लग गया था? अगले दिन जब मैं मासी जी के घर गई तो देखा कि विराट अब भी बुखार में थे, लेकिन पहले से बेहतर लग रहे थे। मैंने हिम्मत करके पूछा, विराट, कल आप अचानक क्यों चले गए थे? विराट ने मेरी तरफ देखा और हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, मेरा सर वाकई दर्द कर रहा था और फिर बिजली भी नहीं थी, तो मुझे लगा तुम्हें पढ़ाने में दिक्कत होगी। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो उनके शब्दों से मेल नहीं खा रही थी। मासी जी ने बीच में ही बात काटते हुए कहा, नंदिनी बेटा, मैं सोच रही थी कि जब तक विराट पूरी तरह ठीक नहीं हो जाता तुम उसकी मदद कर दो। उसे थोड़ी परेशानी हो रही है और डॉक्टर ने कहा है कि उसे कुछ दिन आराम की सख्त जरूरत है। मुझे यह सुनकर बहुत खुशी हुई। ये मेरे लिए एक अवसर था विराट के और करीब आने का। मैंने तुरंत कहा, जी मासी जी, बिल्कुल, मैं विराट की मदद कर दूंगी। अब हर रोज मैं दोपहर में मासी जी के घर जाती, विराट को दवाइयां देती, उनके लिए सब्जियों का सूप बनाती और उन्हें कहानियां सुनाती ताकि उनका मन लगा रहे। पढ़ाई का बहाना तो अब बस एक औपचारिकता बन चुका था। हमारी बातें ज्यादातर जिंदगी, सपनों और भविष्य के बारे में होती थीं। विराट ने मुझे अपने बचपन के किस्से सुनाए, अपने कॉलेज के दिनों के मजाकिया पल बताए और अपने इंजीनियर बनने के सपने साझा किए। मैंने भी उन्हें अपनी छोटी छोटी शरारतें और पढ़ाई के अलावा अपनी कलात्मक रुचियों के बारे में बताया। एक दिन जब मैं विराट के पास बैठी थी और उन्हें एक लोक कथा सुना रही थी, उन्होंने अचानक मेरा हाथ थाम लिया। इस बार उनकी पकड़ मजबूत थी और उनकी आंखों में वही चाहत थी जो मैंने उस दिन महसूस की थी जब चाय गिरी थी। उन्होंने कहा, नंदिनी, तुमने मेरी जिंदगी में एक नई रोशनी भर दी है। जब से तुम मेरी देखभाल कर रही हो, मुझे अपनी बीमारी भी अच्छी लगने लगी है। मैं शर्मा गई, लेकिन मैंने अपना हाथ वापस नहीं खींचा। उन्होंने कहा, नंदिनी, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मुझे लगा कि वह वही बात कहेंगे जो मैं सुनना चाहती थी, लेकिन तभी दरवाजे पर फिर से दस्तक हुई। इस बार माँ जी और मासी जी वापस आ चुकी थीं। हम दोनों तुरंत एक दूसरे से दूर हट गए। मेरा चेहरा लाल पड़ गया था और विराट भी थोड़े असहज लग रहे थे। माँ जी ने मासी जी से कहा, देखो मासी जी, हमारी नंदिनी कितनी सेवा करती है। विराट का रंग भी लौट आया है। मैं माँ जी की बात सुनकर और भी ज्यादा शर्मा गई। उस दिन विराट ने फिर से अपनी बात पूरी नहीं की, लेकिन उनकी आंखों में एक वादा था। अगले कुछ दिन विराट की तबीयत में सुधार आया और उन्होंने फिर से मुझे पढ़ाना शुरू कर दिया। लेकिन अब हमारे बीच एक अनकहा रिश्ता बन चुका था। हमारी नजरें ज्यादा मिलती थीं और हमारे स्पर्श में एक नई गर्माहट आ गई थी। जब भी माँ जी या मासी जी आसपास नहीं होती थीं, तो विराट मुझे छेड़ने लगते थे और मैं उनके चुटकुलों पर हंसती थी। एक शाम जब पढ़ाई खत्म हो गई थी और विराट जाने के लिए उठ रहे थे, तो मैंने हिम्मत करके कहा, विराट, आप मुझसे कुछ कहने वाले थे उस दिन। विराट मुस्कुराए और बोले, हाँ नंदिनी, मैं तुमसे कहना चाहता था कि तुम मेरी सबसे अच्छी शिष्या हो। उन्होंने ये बात इतनी धीमी आवाज में कही कि मुझे लगा जैसे उन्होंने मेरे गाल पर फुसफुसाया हो। मैं थोड़ा निराश हुई, लेकिन फिर उन्होंने मेरा हाथ थामा और मेरे कान में फुसफुसाए, और मैं तुम्हें अपनी जिंदगी की सबसे खास दोस्त बनाना चाहता हूँ। क्या तुम मेरा हाथ थाम कर जीवन भर मेरे साथ चलोगी? मेरे दिल ने खुशी से उछलकर भांगड़ा किया। मैं बस मुस्कुरा दी और उनका हाथ थामे रखा। उस दिन के बाद हमारी पढ़ाई सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं रही, बल्कि हमने जीवन की सबसे खूबसूरत पाठ पढ़ना शुरू कर दिया था,
प्रेम का पाठ।